और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर सफर। सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। गणतंत्र दिवस परेड में महिला शक्ति की बेमिसाल तस्वीर दिखी जब तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर एक साथ मार्च किया। ये पहली बार है जब जल, थल और वायु तीनों सेनाओं की महिला टुकड़ी ने कर्तव्य पथ पर एक साथ मार्च किया। इसकी अगुवाई कैप्टन संध्या ने की। आर्मी, मेडिकल कोर और नर्सिंग कोर की महिला सैन्य टुकड़ी ने भी पहली बार गणतंत्र दिवस परेड में हिस्सा लिया। इसका नेतृत्व मेजर सृष्टि खुल्लर ने किया। इसमें आर्मी डेंटल कोर से कैप्टन अंबा सामंत, भारतीय नौसेना से सर्जन लेफ्टिनेंट कंचना और भारतीय वायुसेना से फ्लाइट लेफ्टिनेंट दिव्या प्रिया ने परेड में हिस्सा लिया। Which have been globally recognized, that's what's being shown. गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर ओडिशा की झांकी भी दिखी जिसमें महिला सशक्तिकरण के साथ साथ वहां के हस्तशिल्प और हथकरघा की उपलब्धियों को भी दिखाया गया। इस बार कर्तव्य पथ पर इसरो यानी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की झांकी सबसे आकर्षक रही। इसमें चंद्रयान 3 और आदित्य L1 को जगह दी गई जो इसरो की बड़ी कामयाबी रही है। वहीं इसरो के विभिन्न मिशनों में महिला वैज्ञानिकों की भागीदारी को भी झांकी में दिखाया गया। विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी। कर्तव्य पथ पर उत्तर प्रदेश की झांकी ने सबका ध्यान खींचा। दरअसल इसमें जहां आस्था के प्रतीक के तौर पर हाल ही में अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा को दिखाया गया तो वहीं विकास के प्रतीक के तौर पर रैपिड रेल और ब्रह्मोस मिसाइल को दिखाया गया। कर्तव्य पथ पर आसमान में इंडियन एयरफोर्स के सुखोई 30 MKI विमानों ने अपने कर्तव्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। IAF मार्चिंग दल के साथ सुखोई 30 MKI विमानों ने त्रिशूल फॉर्मेशन बनाया तो सबकी निगाहें आसमान पर टिक गईं। गणतंत्र दिवस पर भारतीय वायुसेना ने अपने शौर्य और साहस का परिचय दिया। जब राफेल विमानों ने मारुत फॉर्मेशन में कर्तव्य पथ पर उड़ान भरी तो सबकी निगाहें आसमान की ओर उठ गई। सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड लीडर सुशील शिंदे, कमांडेंट सीमा नाग, टीम राइट इन फ्रंट। ये अद्भुत तस्वीरें सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की महिला बाइकर्स की हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। सेंट्रल आर्म्ड पुलिस की 265 महिला बाइकर्स ने जब रॉयल एनफील्ड पर शौर्य और वीरता का प्रदर्शन किया तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। शौर्य और संकलन की मिसाल पेश करते हुए और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र महिला कार्मिकों का है। गणतंत्र दिवस समारोह की ये तस्वीरें हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत विविधता में एकता की पहचान बता रही है। गणतंत्र दिवस समारोह में 1500 डांसर्स ने कर्तव्य पथ पर एक साथ नृत्य किया। से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण, विकसित भारत का लक्ष्य। अलग अलग राज्यों से आए कलाकारों ने देश के 30 लोक नृत्यों पर एक साथ झूमे। अलग अलग राज्यों से आए कलाकार देश के 30 लोक नृत्यों पर एक साथ झूमे। गणतंत्र दिवस समारोह का खास आकर्षण रहा ये आवाहन जिससे समारोह की शुरुआत हुई। इसमें 100 से अधिक महिला कलाकारों ने शंख, नादस्वरम, नगाड़ा जैसे भारतीय संगीत वाद्य यंत्र को बजाया। जिंदगी का सफर सुहाना हो इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा के आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है।
और आज की ये खबर छात्रों की मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के खराब असर से जुड़ी है। वैसे तो इस बात पर चर्चा अरसे से हो रही है, खतरे से आगाह भी किया जा रहा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी में इस मामले में ठोस पहल की गई है। वहां सोशल मीडिया को टोबैको और गन यानी कि तंबाकू और हथियार जैसा नुकसानदेह घोषित किया गया है। भारत में भी छात्र और सोशल मीडिया को लेकर सतर्क होना जरूरी है। सावधानी वाला हॉर्न बजाना इसलिए जरूरी है। ये चस्का ऐसा है कि स्क्रीन से नजर नहीं हटती। इसके चक्कर में दिन के कई घंटे निकल जाते हैं, यहाँ तक कि रात में भी आंखों से नींद गायब रहती है। उंगलियां चलती रहती हैं, दिलो दिमाग सोशल मीडिया के तिलिस्म में उलझा रहता है। बड़े तो बड़े, युवा और स्कूली बच्चों को भी सोशल मीडिया की लत ऐसी लगी है कि इसके बिना रहना दूभर है। तकरीबन हर हाथ में स्मार्टफोन और फोन में मौजूद सोशल मीडिया की सतरंगी दुनिया एक ऐसी चुनौती बनती जा रही है जिसे लेकर लगातार आगाह किया जा रहा है। कम से कम इस्तेमाल करने और दूरी बनाने की सलाह दी जा रही है, पर क्या करें, इसकी आदत जाती नहीं। यही वजह है कि अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक बड़ा कदम उठाते हुए सोशल मीडिया को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरा घोषित कर दिया गया है। स्कूली छात्रों और युवाओं की मानसिक सेहत पर सोशल मीडिया के पड़ रहे असर को देखते हुए ऐसी पहल जरूरी है। साथ ही भारत में भी इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में सोशल मीडिया पर क्या कदम उठाया गया है। न्यूयॉर्क सिटी के मेयर एरिक एडम्स की पहल पर सोशल मीडिया को पब्लिक हेल्थ हजार्ड यानी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए खतरनाक माना गया है। इस तरह से तंबाकू और हथियार की श्रेणी में रखा गया है। साथ ही सोशल मीडिया को एनवायरमेंटल टॉक्सिन यानी पर्यावरण में मौजूद जहर की तरह माना गया है, जो सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। कहा गया है कि युवाओं को इस ऑनलाइन खतरे से बचाना जरूरी है। इस तरह न्यूयॉर्क पहला शहर है जहां सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर एडवाइजरी जारी की गई है। We also need to protect our students from harm online, including the growing dangers presented by social media. Companies like TikTok, YouTube, Facebook are fueling a mental health crisis by designing their platforms with addictive and dangerous features. सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर सख्त और जरूरी कदम अमेरिका के एक शहर में उठाया गया है। उसी अमेरिका में जहां से फेसबुक और इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म काम करते हैं। दुनिया में सोशल मीडिया का जाल वहीं से फैला है, लेकिन अब अमेरिका में ही युवाओं पर सोशल मीडिया के पड़ रहे असर को लेकर चिंता है। समझिए कि मामला कितना गंभीर हो चला है। न्यूयॉर्क के हेल्थ डिपार्टमेंट ने माता पिता और अभिभावकों से अपील की है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को स्मार्टफोन या सोशल मीडिया का इस्तेमाल न करने दें। साथ ही सोशल मीडिया कंपनियों के खराब रवैये से युवाओं को बचाने के लिए कानून बनाने की अपील की गई है। अमेरिका में ये पहली बार नहीं हो रहा। अरसे से सोशल मीडिया के असर को लेकर मंथन हो रहा है। कंपनियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। डिप्रेशन, सुसाइड और दूसरी मानसिक समस्याओं के बढ़ते आंकड़े परेशानी का सबब बन गए हैं और इसीलिए न्यूयॉर्क सिटी में सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर ठोस पहल की गई है। एडवाइजरी में कहा गया है कि 2021 के बाद से डेटा बताते हैं कि न्यूयॉर्क सिटी में हाई स्कूल जाने वाले 77% छात्र रोजाना 3 से 4 घंटे स्क्रीन देखते हैं। कुछ महीने पहले फेसबुक और इंस्टाग्राम की पेरेंट कंपनी मेटा के खिलाफ 33 अमेरिकी राज्यों ने शिकायत दायर की थी। आरोप है कि कंपनी ने जानबूझकर अपने प्लेटफॉर्म्स को बच्चों के लिए एडिक्टिव बनाया। इंस्टाग्राम और फेसबुक पर युवाओं को गलत तरीके से फंसाया, ऐसे फीचर्स बनाए जो युवाओं को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह सोशल मीडिया से युवाओं को हो रहे नुकसान का मामला अमेरिका में गर्म है। भारत में क्या तस्वीर है, इसे समझ लीजिए। एक सर्वे के मुताबिक देश के 9 से 17 साल की आयु के अधिक से अधिक युवा प्रतिदिन 3 घंटे से अधिक समय सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेमिंग पर बिताते हैं। कहने की जरूरत नहीं है कि जो चिंता और चुनौती अमेरिका में है वही भारत में भी है। इसीलिए यहाँ भी सोशल मीडिया के इस्तेमाल को सीमित करने के लिए ठोस पहल जरूरी है। हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। छात्रों और युवाओं के मामले में सोशल मीडिया को लेकर सावधानी क्यों जरूरी है, बता रहे हैं साइबर एक्सपर्ट अनुज अग्रवाल। सोशल मीडिया एक अच्छा माध्यम है लोगों को कम्युनिकेट करने का, आपस में बातचीत करने का, विचारों को दूर दूर तक पहुंचाने का। लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपनी प्रेजेंस बढ़ाने के लिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाने और लुभाने के लिए लगातार इस तरह की स्ट्रेटजीज का इस्तेमाल कर रहे हैं
कि लोग लंबे समय तक जरूरत होने या ना होने पर भी उनसे जुड़े रहते हैं। उसका एक कारण ये भी है कि आज का समाज एकाकी होता जा रहा है और लोग अपने आप में सिमटते जा रहे हैं, और जो सोशल बॉन्डिंग फिजिकली गेम्स के मैदान में, स्कूलों में, ऑफिसेज में या अदरवाइज चौपालों में होती थी, अब वो सोशल मीडिया के माध्यम से लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उस वजह से लोगों का सोशल मीडिया से जुड़ाव और वहां पर समय बहुत ज्यादा जा रहा है। लेकिन सोशल मीडिया के साथ जो समस्या आ रही है वो ये है कि वहां एजेंडा चलाने वाले बहुत से लोग हैं, और उसमें से कुछ लोगों को शायद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स भी प्रमोट करते हैं, और ऐसी स्थिति में लोग एक प्रकार के विचारों के आदी हो जाते हैं या उसके बंधुआ बन जाते हैं, और इससे उनकी मानसिक क्षमताएं और सोच प्रभावित हो रही है। और शायद इसी का जिक्र जो न्यूयॉर्क सिटी के मेयर हैं वो कर रहे हैं कि ये जो सोशल मीडिया का प्रयोग है वो लोगों को बीमार बना रहा है, लोगों की अपनी सोचने की क्षमता को खो रहा है और उसकी जगह एक विशेष प्रकार की सोच डेवलप कर रहा है। तो ये सब समस्याएं सोशल मीडिया के अत्यधिक प्रयोग से भारत में भी हो रही हैं, और समय रहते पेरेंट्स को, स्कूलों को और कहीं ना कहीं सरकार को इस पर ध्यान देकर हमारी आने वाली पीढ़ी को इस दुष्प्रभाव से बचाने के लिए इफेक्टिव कदम उठाने पड़ेंगे। अटारी वाघा बॉर्डर पर दिखा 75वें गणतंत्र दिवस का जोश और जश्न। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। 75वें गणतंत्र दिवस का जोश और जश्न अटारी वाघा बॉर्डर पर भी दिखा। यहां बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी में बीएसएफ के जवानों ने अपने साहस और शौर्य का प्रदर्शन किया। बीएसएफ की बोल्ड टीम ने कई तरह के करतब दिखाए तो वहीं राइफल ड्रिल से खूब वाहवाही लूटी। अटारी वाघा बॉर्डर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुआ। पूरी सेरेमनी के दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे गूंजते रहे। अटारी वाघा बॉर्डर पर पारंपरिक बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी खत्म होने के बाद राष्ट्रध्वज को पूरे सम्मान के साथ उतारा गया। इसके बाद भारत पाकिस्तान के सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक दूसरे से विदाई ली। भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर भी भारतीय जवानों ने गणतंत्र दिवस का जश्न मनाया। यहां पश्चिम बंगाल के फुलबाड़ी में बीएसएफ जवानों और बीजीबी यानी बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड के जवानों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई। 75वें गणतंत्र दिवस पर जम्मू कश्मीर में भी जमकर जश्न मनाया। यहां कड़ाके की सर्दी में भी लोग बड़ी तादाद में झंडे को सलामी देने घर से निकले। तस्वीरें श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम की हैं, जहां लोग गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने के लिए लंबी कतारों में खड़े नजर आए। 75वें गणतंत्र दिवस का उत्साह लद्दाख में कुछ इस तरह दिखा। यहां लेह के पोलो ग्राउंड में गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जहां लोग तिरंगे के रंग में रंगे नजर आए। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इनमें उत्तर प्रदेश के 12 लोगों का नाम पद्मश्री सम्मान के लिए घोषित हुआ है। इनमें मुरादाबाद के ब्रास माउरी शिल्पकार बाबूराम यादव को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा जाएगा। वहीं आगरा के होम्योपैथिक डॉक्टर आरएस पारीक को चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिला है। ये नेशनल प्रेस्टिजियस अवार्ड तो है ही है, और साथ ही साथ ये हमारी पैथी को रिकॉग्नाइज करने का भी एक बहुत बड़ा सम्मान है। और खबरों के एक्सप्रेसवे से आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की सबसे दिलचस्प खबर मौजूद है। कल से बिहार में जो सियासी हलचल है वो धीरे धीरे अपने अंजाम तक पहुंचती नजर आ रही है। आज नीतीश कुमार और आरजेडी के बीच दूरियां और साफ हो गई। नीतीश को लेकर बीजेपी नेताओं के सुर भी नरम पड़ गए। अब कयास लगाए जा रहे हैं कि किसी भी वक्त नीतीश बीजेपी के साथ जाने का ऐलान कर सकते हैं। चर्चा है कि पर्दे के पीछे नई सरकार बनाने की कवायद भी शुरू हो गई। बिहार में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये लगभग साफ है। अगर कंफ्यूजन हो तो आज सुबह की ये तस्वीरें देख लीजिए। कुछ दिन पहले तक चाचा भतीजा माने सीएम और डिप्टी सीएम साथ साथ बैठते थे। 24 घंटे के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि दूरियां बढ़ गई। झंडा फहराने के कार्यक्रम में देखा देखी तक नहीं हुई। राजभवन के कार्यक्रम में तेजस्वी नहीं गए। उनके नाम की पर्ची हटाकर नीतीश के मंत्री बैठ गए। इस तरह करीब 1.5 साल बाद महागठबंधन की गाड़ी बंद गली में जाकर ठहर गई है। आगे रास्ता नहीं। आप पूछेंगे ऐसा क्यों हुआ? जवाब सीधा है, बीजेपी की गली का बंद दरवाजा जो खुल गया है। नीतीश कुमार या जदयू का
हमेशा दरवाजा बंद नहीं रहता। तो दरवाजा बंद रहता, आवश्यकता पड़ने पर खुल भी सकता है जी। अब खुलेगा कि नहीं खुलेगा जी, क्या होगा ये मैं नहीं कर सकता हूँ। ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व इन चीजों को तय करता है। जैसा मैंने कहा कि अगर दरवाजा बंद होता है तो राजनीति में दरवाजा खुलता भी है। जो सियासी गुणाभाग से अनजान है वो हैरान है, इस पेंच को समझ नहीं पा रहे कि नीतीश क्यों पलटे, जबकि सियासी गलियारों में इसकी चर्चा तभी से गर्म है जब नीतीश कुमार ने ललन सिंह को हटाकर पार्टी की कमान संभाल ली थी। कहा गया कि उन पर तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाने का दबाव था, यहाँ तक कि जेडीयू के विधायकों को तोड़ने की तैयारी थी। इसकी शुरुआत कोई कल की शुरुआत नहीं है, शुरुआत तो हो गया था कुछ दिन पहले, हमको लगता है लगभग एक आध महीना पहले, जिस समय जेडीयू को तोड़ने की बात जी, कुछ उसमें जेडीयू के नेता भी इन्वॉल्व थे और आरजेडी के लोग भी थे, तो वो लोग उस समय ही नीतीश जी सचेत हो गए थे। हैरत की बात नहीं कि इंडिया गठबंधन की अगुवाई कर रहे नीतीश सतर्क हो गए। वैसे भी विपक्षी दलों के मोर्चे में ज्यादा भाव नहीं मिला, न तो पीएम पद के दावेदार हो रहे थे और न मन लायक सीटें मिलने की गारंटी थी। कहते हैं इसके बाद ही जेडीयू के वो नेता एक्टिव हुए जो बीजेपी के करीब हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से भी खिड़की खुल गई। खबर इंडिया गठबंधन को भी जरूर होगी, पर समय रहते कांग्रेस की ओर से डैमेज कंट्रोल नहीं हुआ। मैं समझता हूँ इसमें कांग्रेस को और पहल करनी चाहिए थी, और कांग्रेस अगर पहल करती तो ये बातें कभी नहीं आएंगी। क्यों नहीं पद मिलना चाहिए, और पद मिले ना मिले, लेकिन वो इतने बड़े नेता हैं कि वो पद से ऊपर हैं। कांग्रेस के रवैये से नाराज नीतीश ने चुप्पी साध ली। उधर देर सवेर बीजेपी ने नीतीश की शर्तें मान ली। इशारा नीतीश को करना था, कर दिया। कल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है। अब सवाल है कि बीजेपी को क्या पड़ी थी? नीतीश तो दिल से उतर चुके थे, फिर गले लगने की तैयारी क्यों? बिहार का चुनावी गणित ही ऐसा है कि नीतीश के बिना गुजारा नहीं। लोकसभा में अकेले चुनाव लड़कर सीटें गंवाने का रिस्क बीजेपी नहीं लेना चाहती, जबकि साथ लड़कर सभी सीटें जीतने की संभावना है। शायद इसीलिए बीजेपी आलाकमान ने स्टैंड बदलने का फैसला किया है। जो कल तक नीतीश पर निशाना साध रहे थे, वो सभी साथ चलने को तैयार हैं। मैं कार्य करता हूँ, पार्टी सर्वोपरि। भाजपा का शीर्ष नेतृत्व लगातार हमारे संपर्क में रहा। मुझे लगता है एक बार चीजें स्पष्ट होती हैं, लोक जनशक्ति पार्टी उसके बाद ही अपना रुख साफ करेगी। खबर है कि बिहार में जेडीयू और बीजेपी की सरकार बन सकती है। सीएम नीतीश ही रहेंगे। डिप्टी सीएम के लिए सुशील मोदी के नाम की चर्चा है, यानी फिर से पुरानी जुगलबंदी होगी। ये भी हो सकता है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाए, लेकिन उससे पहले कुछ पेच भी है। सूत्र बता रहे हैं कि आरजेडी सरकार बनाने के कवायद में जुटी है। सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है, इसलिए ऑफर दिए जा रहे हैं। नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। मैं तो सरकास्टिक रिमार्क्स के रूप में कहा कि हमको तो चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए हमारे बेटा को ऑफर आ रहा है, लेकिन ये सब बात हंसी से बोल रहे हैं। ये इस तरह की कोई ऐसी बात नहीं है। हम लोग एनडीए में हैं, एनडीए में रहेंगे, और एनडीए का जो निर्णय होगा वो मान्य होगा। बेशक तोड़फोड़ की गुंजाइश रहेगी, पर अगर नीतीश बीजेपी के साथ जाते हैं तो नई सरकार का रास्ता साफ है। लोकसभा में भी गठबंधन आसान होगा। हाँ, ये जरूरी है कि साथियों का साथ छोड़कर सरकार बनाने के मामले में नीतीश का ये एक नया कीर्तिमान होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पद के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी पद्म पुरस्कारों की। केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद पद्म सम्मान पाने वालों में वे नाम भी बड़ी संख्या में होते हैं जो आम जिंदगी जीते हुए बड़े काम करते हैं। इस बार भी पद्म सम्मान पाने वालों में ऐसे कई नाम हैं। केंद्र सरकार ने इस बार 132 हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित करने का
फैसला किया है। इनमें 5 हस्तियों को पद्म विभूषण, 17 को पद्म भूषण और 110 लोगों को पद्मश्री सम्मान से नवाजा जाएगा। पद्मश्री से सम्मानित होने वाले 110 लोगों में 34 ऐसे गुमनाम नायक हैं जिन्होंने साधारण जिंदगी में भी अपने क्षेत्र में विशिष्ट सेवा की है। खास बात यह है कि पद्मश्री सम्मान पाने वाले इन 34 लोगों में 1/3 से ज्यादा आदिवासी हैं या फिर ऐसे लोग हैं जिन्होंने आदिवासियों के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। इन 34 लोगों में 8 महिलाएं हैं जिनमें नेशनल अवार्ड विजेता मधुबनी पेंटिंग आर्टिस्ट शांति देवी का नाम भी शामिल है, जिनकी कला को G20 समिट के दौरान ग्लोबल स्टेज पर दिखाया गया। पद्मश्री सम्मान पाने वाली 8 महिलाओं की लिस्ट में देश की पहली महिला महावत पार्वती बरुआ और प्लास्टिक सर्जन प्रेमा धनराज का नाम भी शामिल है। सम्मान पाने वालों में झारखंड के सरायकेला में एक्टिव आदिवासी महिला ग्रीन एक्टिविस्ट चामी मुर्मू का नाम भी है, जिन्होंने 28 लाख से ज्यादा पेड़ लगाए हैं और स्वयं सहायता समूह के जरिए 30,000 महिलाओं को सशक्त बनाने में अहम भूमिका निभाई है। एक नाम छत्तीसगढ़ के जशपुर के आदिवासी कल्याण कार्यकर्ता जागेश्वर यादव का भी है। उन्होंने हाशिए पर पड़े बिरोड़ पहाड़ी कोरवा लोगों के उत्थान के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। हरियाणा के सिरसा के दिव्यांग सामाजिक कार्यकर्ता गुरविंदर सिंह को इस बार पद्मश्री मिलेगा। उन्होंने बेघरों, महिलाओं, अनाथों और दिव्यांगजनों की भलाई के लिए काम किया है। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया के सिंदरी गांव के आदिवासी पर्यावरणविद दुखू माझी को सामाजिक कार्य के क्षेत्र में पद्मश्री दिया जाएगा। छत्तीसगढ़ में नारायणपुर के पारंपरिक औषधीय चिकित्सक हेमचंद माझी, अंडमान निकोबार के जैविक किसान के चलमल, अंतर्राष्ट्रीय मल्लखंब कोच उदय विश्वनाथ देशपांडे को भी इस बार पद्मश्री से नवाजा जा रहा है। पहली महिला हरिकथा प्रतिपादक उमा माहेश्वरी डी और 4 दशकों से काम कर रहे मैसूर के जनजातीय कल्याण कार्यकर्ता सोमन्ना को भी सरकार ने पद्मश्री सम्मान के लिए चुना है। देश के गुमनाम नायकों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये जो नई प्रथा शुरू हुई है कि एक आम आदमी को भी पहचान मिलने लगी है, इसे आप लोग किस तरह देख रहे हैं? बहुत अच्छी पहल है ये, क्योंकि वैसे तो जिसको जो अच्छा काम करना होता है समाज के लिए उसको कुछ मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, वो अपने मन से करता है। लेकिन फिर भी जो आम जनता में होता है, कभी आप किसी को बढ़ावा देते हो, किसी को तारीफ मिलती है तो जरूर वो उसको एनकरेजमेंट मिलती है कि वो आगे चढ़ के और अच्छा काम करे। तो ये बहुत अच्छी पहल है कि आम इंसानों तक भी ये अवार्ड पहुंच रहा है और इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, बहुत प्रोत्साहन मिलेगा कि वो आगे चल के सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करे। किसी भी तरीके से अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। जब ऐसी महिलाओं के बारे में सुनने में आता है कि अच्छा वो ट्राइबल वुमेन है, अपनी सोसाइटीज में काम कर रही थी, ऐसी महिला जो पहली महावत रही, महिला महावत, कनेक्ट कर पाते हैं आप लोग ज्यादा कि अच्छा हमारे भी इससे कोई निकला है? जी बिल्कुल। देखिए, जो काम सोसाइटी के लिए आम लोग कर रहे हैं उसको पहचान मिलना जरूरी है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो मोटिवेट हो सकें और खुद भी जो है वो कोई ना कोई पहल कर सकें। उसमें पहचान महिलाओं को मिलना और ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि महिलाएं जो हैं वो एक एफर्ट एक लेवल पे थोड़ा ज्यादा लेती हैं। जब वो किसी भी चीज को करने की कोशिश करती हैं, एक एफर्ट थोड़ा एक लेवल एक्स्ट्रा लेती हैं, तो उन्हें पहचान मिलना बहुत जरूरी है। उन्हें हाथ पैर ज्यादा मारने पड़ते हैं, उनकी लड़ाई थोड़ी ज्यादा मुश्किल हो जाती है। जी बिल्कुल। जो पहले जो दृष्टि जाती थी ना, ये दृष्टि पे निर्भर करता है। जो पहले जो दृष्टि जाती थी वो सिर्फ एक जो जाती थी वो एक पर्टिकुलर एक दायरा होता था जहां तक वो दृष्टि जाती थी, उन सभी के लिए जो एक सिलेक्शन जो भी एक कमेटी होती थी ना, तो लेकिन अब वो उस दृष्टि का दायरा काफी बढ़ गया और वो दायरा अब वहां तक आ चुका है जो एक्चुअल में इसके लिए हकदार थे। तो इसका जो है क्रेडिट नो डाउट अभी जैसे जो चल रहा है, जो हम माहौल जो देख रहे हैं, तो नो डाउट जैसे हमारे जो पीएमओ साहब हैं और जो पूरा जो इसके लिए जो सोसाइटी जो मैनेजमेंट है जो तय करती है, क्योंकि पहले भी वही थी लेकिन अब जैसे मैनेजमेंट बदली, सारी चीजें बदली है ना, तो ये सारी चीजें चेंज होती चली गई और जो एक छोटे तबके का व्यक्ति था उस तक दृष्टि गई और उस तक दृष्टि गई, तो जिसके कारण हम आज देख रहे हैं कि जो समाज में बदलाव जो दिख रहा है। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि अगर आप लोग अच्छा काम करते हैं तो आपको किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं है। और अच्छा है कि बड़े लोगों ने, जैसे जो पॉलिटिशियंस थे, उन्होंने आम लोग लिए भी ऐसे दरवाजे खोले कि जो समाज से में किसी भी तरह से परिवर्तन ला रहे हैं, उन लोगों को मौका मिले, इस तरह के अवार्ड्स उन्हें मिले, ताकि उनका मनोबल बढ़े और ऐसे लोग जो सोचते हैं हम ऐसा कुछ करें समाज में, वो भी आगे आए और समाज में परिवर्तन लाने का प्रयास करें। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है।
प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के वडनगर में जिस स्कूल में शुरुआती पढ़ाई की थी, वो स्कूल अब हेरिटेज साइट बन गया है। इस स्कूल को अब प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जाएगा और यहां देश भर के बच्चे आकर 1 सप्ताह तक रुक सकेंगे और जीवन मूल्यों की शिक्षा ले सकेंगे। गुजरात के वडनगर में ये वही स्कूल है जहां पीएम मोदी ने शुरुआती पढ़ाई की थी। तब इस स्कूल का रंग रूप ऐसा नहीं था। इसे नए सिरे से सजाया संवारा गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ एक स्कूल नहीं बल्कि हेरिटेज साइट बन गया है, यानी एक ऐतिहासिक स्थल। पीएम मोदी के बचपन का वो कुमार शाला नंबर 1 स्कूल आज प्रेरणा स्कूल के नाम से जाना जा रहा है। ये स्कूल जिसे नया रंग रूप और नाम दिया गया है, वो स्कूल मूल रूप से 19वीं शताब्दी का है। इसे सयाजीराव गायकवाड़ ने साल 1888 में बनवाया था। इसलिए इस स्कूल को इंस्पिरेशनल डेस्टिनेशन बनाने का सोचा गया। अब इस प्रेरणा स्कूल में देश भर से बच्चे पढ़ाई करने आ रहे हैं। यहाँ पढ़ाई के साथ खाने और रहने की भी सुविधा है। मोदी साहब जो एक छात्र से लेकर और महामानव बने हैं, हमारे वड़ा प्रधान से आगे भी ग्लोबल मैन बने हैं, उसमें जो प्रेरणा अलग अलग छात्रों को मिले, इसके लिए प्रेरणा स्कूल बनाई गई है और इसके लिए एक अभ्यासक्रम तैयार किया गया है। और 10-10 स्टूडेंट और 20-20 स्टूडेंट की जो बैच तैयार करके 1 सप्ताह तक यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और ये प्रेरणा के साथ साथ मूल्य लक्ष्य शिक्षण भी पाते हैं। इसी साल 15 जनवरी से यहाँ विद्यार्थियों का आना शुरू भी हो गया है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दमन से 20 विद्यार्थी यहाँ पढ़ाई के लिए आए हैं, जो 1 सप्ताह तक यहाँ रुकेंगे और जीवन मूल्यों को सीखेंगे। संक्रांति पर्व के दूसरे दिन से ही फर्स्ट बैच शुरू हुई है। संक्रांति काल से ही फर्स्ट बैच अभी शुरू हुई, दूसरी बैच भी आएगी। उस बारी बारी से बैच आते, जो टॉप लेवल के स्टूडेंट है, अच्छे स्थान पर अभी रहते हैं, वहाँ से बच्चे आते हैं। संस्कृति मंत्रालय की पहल पर इसकी शुरुआत हुई है। कोशिश यही कि विद्यार्थी यहाँ आकर जीवन मूल्यों की समझ विकसित कर सके। कामिनी आचार्य, मेहसाणा, गुड न्यूज टुडे। एलजी ने लॉन्च किया एआई फीचर वाला नया स्मार्ट टीवी। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही और खबरों को जानने समझने के लिए आइए आपको लिए चले डिजिटल गली। इलेक्ट्रॉनिक कंपनी एलजी ने अपना नया स्मार्ट टीवी QNED 83 भारत में लॉन्च कर दिया है। खास बात यह है कि स्मार्ट टीवी में एआई फीचर भी मौजूद है। कंपनी ने इस टीवी को 2 स्क्रीन साइज में लॉन्च किया है। ये ब्रांड का प्रीमियम प्रोडक्ट है, जिसकी शुरुआती कीमत 1,60,000 रुपए रखी गई है। स्मार्टफोन मेकर कंपनी रियलमी 29 जनवरी को अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने जा रही है। रियलमी 12 प्रो सीरीज फिलहाल चीन के बाजार में उपलब्ध है, लेकिन अब जल्द ही इसे भारत में लॉन्च किया जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रियलमी 12 प्रो सीरीज की शुरुआती कीमत करीब 30,000 रुपए हो सकती है। गूगल पिक्सल 8 प्रो स्मार्टफोन में एक नया अपडेट देने जा रहा है, जिससे इस स्मार्टफोन के जरिए यूजर्स अपने शरीर का तापमान भी माप सकेंगे। हालांकि ये थर्मामीटर पहले से ही स्मार्टफोन में है, लेकिन ये इंसान का तापमान नहीं माप सकता था। और अब 31 जनवरी के अपडेट के बाद भारत के बाहर गूगल पिक्सल यूजर्स को ये सुविधा मिलने लगेगी। चलिए इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी कि श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।